हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फिनॉल्स के बारे में। फिनॉल्स क्या होता है? जब बेंजीन रिंग में OH ग्रुप लगा हो उनको हम फिनॉल कहते हैं। फिनॉल काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अगर हम प्लास्टिक प्रोडक्शन में लें तो बिस्फिनॉल का यूज, फिनॉल और एसीटोन का जब रिएक्शन होता है तो बिस्फिनॉल बनता है। इस प्रकार से फिनोलिक रेजिन्स बनते हैं, नाइलॉन बनता है। अगर मैं मेडिसिनल एंड फार्मास्यूटिकल यूजेज की बात करूं तो यहाँ पर भी फिनोलिक कंपाउंड जैसे गैलिक एसिड है, फोर्टिक एसिड है, कैफिक एसिड है, प्यूक्यूमेरिक एसिड है, ये सभी हमारे पास मेडिसिनली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। एक्सप्लोसिव की बात करूं तो पिक्रिक एसिड का यूज किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट में भी यूज होता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी यूज होता है, डिटर्जेंट एंड हर्बिसाइड्स के रूप में भी फिनॉल्स का यूज होता है। ओवरऑल हम कह पाएंगे कि जो फिनॉल्स हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं। हम क्या करेंगे, पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स देखेंगे, फिर उसके बाद इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। अगर हम फिनॉल्स का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है और हमारे पास कैसे ये एसिडिक नेचर के होते हैं, कैसे यहाँ पर रिजोनेंस होता है, ये डिटेल में हम इस सीरीज में बात करेंगे। पूरा फिनॉल के बारे में हम एक एक करके टॉपिक्स लेंगे। आज मैं बात करता हूं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। पहला जो मेथड ऑफ सिंथेसिस है ये है जब आप ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में एक्वस NaOH के साथ करेंगे तो आपका फिनॉल बनता है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि आपको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, जब आप एक्वस NaOH की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं तो हमारे पास एल्कोहल्स बनते हैं। एल्कोहल कैसे बनेंगे? आइदर SN2 मैकेनिज्म, मतलब कि बैक साइड अटैक होगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और हमारे पास SN1 मैकेनिज्म जिसमें इंटरमीडिएट बनेगा, देन हमारे पास रेसिमाइजेशन होता है। उसका डिटेल मैं आपको आई बटन में यहाँ पर दे दूंगा, तो आप वहां पर जाकर पूरा डिटेल उसका SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसे होता है, सॉल्वेंट का इफेक्ट कैसे होता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री की कैसे होता है, ये सभी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। यहां पर रिएक्शन मैकेनिज्म को जानने से पहले जो स्टेप फर्स्ट होगा, स्टेप फर्स्ट तो आसानी से NaOH, ये आप आसानी से जान पाएंगे, Na प्लस प्लस OH नेगेटिव में टूटेगा। आगे क्या होगा इसको जानने के लिए पहले हम ब्रोमो बेंजीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 5 हाइड्रोजन है, एक हैलोजन है और कार्बन है 6। तो जो 6 कार्बन है वहां पर देखा पाएंगे 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड, मतलब ईच कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड लिए हुए है, तो इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उस केस में आपको पता है pz ऑर्बिटल जो है पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, और जो इसका स्ट्रक्चर है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं चारों ओर किसके, बेंजीन रिंग में घूम रहे हैं। तो हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कैसे करेगा, उसके लिए थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को आसानी से यहां पर बैक साइड अटैक तो हो नहीं पाएगा। तो बैक साइड अटैक न होने के लिए हमारे पास इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है ये जो है दिक्कत पैदा करेगा। यहां पर sp2 हाइब्रिड कार्बन है सभी, तो ये Br के बैक साइड को ब्लॉक कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो जो SN2 मैकेनिज्म होती है वो इस तरीके से होगी, बैक साइड अटैक करता है और Br जाता है। तो इस केस में ये वाला पॉसिबल ही नहीं होगा, राइट। अगर मैं SN1 रिएक्शन की बात करूं तो देखते हैं ये क्या हो पाएगा।
ये स्ट्रक्चर है, पहले हम बता चुके हैं। तो यहां पर Br आपको निकालना है। जब आप Br निकालोगे तो Br निकालने के बाद आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके का होगा कि जो इसकी साइड से हैं, राइट, sp2 हाइब्रिड कार्बन है, Br वहां पे जुड़ा हुआ है, तो उसको जाने के बाद जो कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन जाने के बाद हमारे पास, क्योंकि sp2 हाइब्रिड कार्बन है तो उससे हमारे पास, क्योंकि वो एसिडिक हाइड्रोजन है ज्यादा, राइट, तो उससे आसानी से हम Br को निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है, दिक्कत पैदा करेगा। तो उसका जो मेन कारण है कि ये इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो लोब है, sp2 हाइब्रिड कार्बन का लोब है, इसका प्लेन और जो पाई प्लेन है वो अलग अलग जगह है, अलग अलग जगह है। तो हमारे पास जो है ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए SN1 मैकेनिज्म भी हो नहीं पाएगी, राइट। तो एक्सेप्शन हर कहीं होते हैं। तो यहां पर जो एक्सेप्शन है इस केस का वो है अगर हमारे पास डायजेनियम साल्ट है। जब बेंजीन रिंग में N ट्रिपल बॉन्ड N सॉल्ट फॉर्म में रहता है, इसको बोलते हैं आप डायजेनियम साल्ट। क्योंकि यहाँ पर जो N प्लस है ये आसानी से लीविंग ग्रुप बन गया है, लीविंग ग्रुप बन गया है, तो ये एक्सेप्शनली हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन देता है। जब आप इसका रिएक्शन करेंगे तो वो पहले कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होता है, देन फिर OH के साथ रिएक्शन करके फिनॉल बना देता है। ये वाली मेथड को मैं सेपरेटली डिस्कस नहीं कर रहा हूं, सिंपल मेथड है, तो इसको आप यहीं पर ही याद कर लेंगे। जब आप डायजेनियम साल्ट की रिएक्शन इसके साथ करेंगे, OH निगेटिव के साथ करेंगे, तो हमारे पास फिनॉल होता है, बनता है। डायजेनियम साल्ट की रिएक्शन अदर हमारे पास बेसिस NH2 के साथ करेंगे, तब भी यहाँ पर एनिलीन बनेगा। तो ये जो एजोनियम कैटायन है N प्लस, ये आसानी से लिविंग ग्रुप बन जाने के कारण यहाँ पर SN1 टाइप मैकेनिज्म जाता है। लेकिन हैलोजन में न तो SN2 जाता है न SN1 जाता है। इसमें कैसा मैकेनिज्म जाता है उसको देखते हैं। स्टेप 2 कैसे होगा ये देखते हैं। अगर आप ब्रोमोबेंजीन का स्ट्रक्चर देखें तो पहले मैं बता चुका हूं आपको कि जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिड कार्बन है, इसलिए क्या हो गया, एसिडिक इन नेचर हो गया, H प्लस आसानी से दे देगा और हमारे पास इस तरीके से माइनस वाटर निकलेगा और निगेटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, Br को बाहर निकालने में मदद करेगा और हमारे पास Br ग्रुप लीव करके चला जाएगा और हमारे पास बेंजाइन इंटरमीडिएट बनेगा। अब कभी कभी पर आपको हर चीज सीखते याद करते हुए सीखते रहना है। तो बेंजाइन का अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपका आता है तो वहां पर आप कैसे बेंजाइन बनाएंगे, तो वहां पर इस मेथड का आप यूज कर सकते हैं। अब जब ये बेंजाइन इंटरमीडिएट है, इसको सिंपली आप, क्योंकि एक्वस मीडिया है तो वहां पर OH निगेटिव यहां पर अटैक करेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड आसानी से टूट पाएगा। ये तो आप जानते होंगे कि जो पाई बॉन्ड होता है वो पार्शियल ओवरलैप से बनता है, तो आसानी से OH निगेटिव इसको जो है। अब यहां पर एक क्वेश्चन और मैं बताना चाहूंगा, ये अनस्टेबल क्यों है, ये अनस्टेबल क्यों है। यहां पर आप देख रहे हैं 4 कार्बन sp2 हाइब्रिड है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ये वाला कार्बन क्या है, sp हाइब्रिड कार्बन है। जब sp हाइब्रिड कार्बन यहां पर बनेगा तो बेंजाइन जो होगा उसमें क्या होगा कि 4 प्लेनर कार्बन है, एक जो है 180 डिग्री एंगल में रहना चाहेगा, sp हाइब्रिड कार्बन है, तो वहां पर एक स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेन आएगा। स्ट्रेन को रिलीव करने के लिए, स्ट्रेन को हटाने के लिए ये जो इंटरमीडिएट होता है बेंजाइन इंटरमीडिएट काफी फास्ट रिएक्शन देगा। देखो आपको सीखना क्या है ना, कौन सा स्टेप फास्ट होगा, कौन सा स्टेप स्लो होगा। जो कठिन स्टेप होगा वो स्लो होगा, पहला वाला स्टेप बहुत ही स्लो
स्टेप होगा, राइट? क्योंकि यहां पर जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो अनस्टेबल बन तो रहा है लेकिन अनस्टेबल बन रहा है। बनेगा, जैसे ही ये बनेगा, क्योंकि वाटर यहां पर हमारे पास रिएक्शन मीडिया में है, तो ये आसानी से क्या करेगा, इसमें एडिशन टाइप रिएक्शन दे देगा। इस तरीके से हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो फिनॉल बन जाएगा। होप ये वाली मेथड आपके समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं दूसरा मेथड क्या है। जब हमारे पास एल्काइल हैलाइड तो है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब लगे होंगे तो मैकेनिज्म एडिशन एलिमिनेशन टाइप रिएक्शन होगा, ठीक है? बेंजाइन इंटरमीडिएट इस केस में नहीं बनेगा जब आप, और दूसरी बात टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। जो टेम्परेचर बेंजाइन इंटरमीडिएट के लिए ज्यादा लग रहा था वो यहां पर 35 डिग्री पे ही रिएक्शन दे देगा। प्रोडक्ट इस तरीके से बनेगा। इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, एडिशन एलिमिनेशन टाइप, एडिशन एलिमिनेशन टाइप। स्टेप फर्स्ट में आपको पता है फर्दर वही होगा, NaOH Na प्लस OH नेगेटिव, ये आसान से ये आप समझते ही हैं। जो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैसे होगा ये देखते हैं। तो यहां पर एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि हो क्या रहा है ना, अभी जो एडिशन ऑफ जो न्यूक्लियोफाइल था वो कठिन था। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा तो निगेटिव चार्ज मतलब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर नाइट्रो ग्रुप मतलब खींच रहा है, तो रिंग में जो है समवट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ये यहां पर डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहां पर Cl अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ही ऑलरेडी। यहां से इलेक्ट्रॉन को ऐसे, ये रिजोनेटिव स्ट्रक्चर इससे पहले क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं तो ये समझना आपको आसान हो जाना चाहिए। तो हमारे पास होगा क्या, इस तरीके से ये स्टेप होगा और आपके पास माइनस चार्ज आ जाएगा। इसको आप बोलेंगे इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जो होगा वो रिजोनेंस स्टेबलाइज होगा। कैसे होगा रिजोनेंस बनाना, यहां पर फिर आसान है, 1 2 3, पहले से तीसरे स्थान पर पहला कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया है। अब फिर से ये शिफ्ट हो जाएगा 1 2 3 थर्ड कार्बन पे, राइट? इस तरीके से फर्दर हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा। अब यहां पर और भी स्टेबलाइज्ड हो जाता है ये वाला जो इंटरमीडिएट है। कारण है कि जो NO2 है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये और भी पावरफुल। अगर आप रिजोनेटिव स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करेंगे, इसके रूल जो है उसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो हर हमेशा निगेटिव चार्ज वहां पर होना चाहिए जहां पर वो स्टेबलाइज हो। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज कहां की ओर जाएगा, ऑक्सीजन की ओर जाएगा। तो इस तरीके से रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऐसा भी होगा। कैसे होगा, ऐसा होगा। अब आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन आता है, एक ये वाला स्ट्रक्चर है, एक ये वाला स्ट्रक्चर है, कौन सा नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए जो ये वाला है, क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास है, यहां पर नेगेटिव चार्ज कार्बन के पास है, तो जो स्टेबल इंटरमीडिएट है वो ये वाला है, राइट? आगे देखते हैं रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप कैसे होगा। रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप में अब नेगेटिव चार्ज बन गया तो पहले जो लिविंग ग्रुप आसानी से नहीं जा पा रहा था, अब ये एरोमेटाइजेशन स्टेप क्योंकि होने वाला है, यहां पर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर से Cl निकल जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो डिफरेंस कैसे रिएक्शन की कंडीशन चेंज करने पर, सब्स्टिट्यूएंट चेंज करने पर आपका रिएक्शन अलग हो जा रहा है, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम डिटेल में एक समय ऐसा आएगा कि हमको रिएक्शन आसानी से मतलब
केवल रिएजेंट और सबस्ट्रेट हमको दिया जाएगा तो हम प्रोडक्ट बना पाएंगे। अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करूं इस रिएक्शन के लिए, तो वो कैसे होगा? ये एनर्जी है, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, यहां पर रिएक्टेंट है। अब मैंने पहले कहा जो ये वाला स्टेप होगा, पहला स्टेप होगा एडिशन रिएक्शन, ऐसी एडिशन, OH का एडिशन, OH अटैक कर रहा है, ठीक है। तो एडिशन एलिमिनेशन जो मैकेनिज्म है, OH ऐड हो रहा है तो वो स्लो होगा। स्लो क्यों होगा? क्योंकि इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी। एक्टिवेशन एनर्जी जहां पर ज्यादा लगती है वो स्लो स्टेप होता है। अब क्वेश्चन आता है, एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू अचीव ट्रांजिशन स्टेट, राइट। ट्रांजिशन स्टेट को अचीव करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी लगती है उसको आप क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये पहले के लेक्चर्स में भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। OH आ रहा होगा कहां पर? अब ये और भी हाई एनर्जी का होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो आसानी से, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है? निगेटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। तो वहां पर एनर्जी कम लग रहा था, यहां पर एनर्जी बहुत ज्यादा लग रहा है। आप देख पा रहे हैं जो रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में हो जाती है, तो यहां पर आपको हाई टेम्परेचर का जरूरत पड़ रहा है। नियर अबाउट कितना पड़ रहा है? 300 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हाई प्रेशर, राइट। इस वाले के लिए कम लग रहा है, लेकिन अगर इसी में आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना होता तो वो आसानी से हो जाता, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, ये इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट बनने के बाद आपका जो ये वाला स्टेप होगा, ये एरोमेटाइजेशन स्टेप के बाद आसानी से प्रोडक्ट बनने वाला है, तो ये फास्ट होगा। और ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरीके से होगी। Cl अब लीव कर रहा होगा। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, जो स्लो स्टेप मतलब रिएक्टेंट के बाद जो फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट होती है, ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो रिएक्टेंट के साथ मैच करता है, और जो सेकंड ट्रांजिशन स्टेट होती है उसका जो स्ट्रक्चर है वो प्रोडक्ट के साथ मैच करता है। मतलब यहां पर Cl आप डॉटेड दिखा रहे हैं, पहले वाले में OH आप डॉटेड दिखा रहे हैं। ये आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर आप MSc के स्टूडेंट हैं या BSc के स्टूडेंट हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, आपको अगर फुल मार्क्स लाने हैं, आप BSc में क्योंकि आपको थ्योरी लिखना पड़ता है, तो वहां पर आपको इससे छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो आप कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो आपको नंबर अच्छे लाने हैं, तो उसके लिए आपको फुल डिटेल इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगली मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ले रहा हूं, जब आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर में एक्वस NaOH के साथ कराते हैं, यहां पर भी फिनॉल बनता है। मैकेनिज्म अब यहां पर हम पहले काफी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि SO3H लिविंग ग्रुप यहां पर है, तो यहां पर बेंजाइन इंटरमीडिएट के थ्रू बनता है, ठीक है। अगर दो ग्रुप लगे होते, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप SO3H भी है, लेकिन अगर यहां पर दूसरा एक ग्रुप और लगा होता इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तब हमारे पास कैसा वाला जाएगा? एडिशन एलिमिनेशन टाइप मैकेनिज्म। लेकिन इस केस में हमारे पास बेंजाइन इंटरमीडिएट के थ्रू जाएगा। स्टेप फर्स्ट देखें तो ये जब आप SO3H की रिएक्शन NaOH के साथ कराएंगे तो SO3 Na बन जाएगा, H को Na रिप्लेस कर लेगा, राइट, वाटर बाहर निकल जाएगा। स्टेप 2 में इस तरीके से OH नेगेटिव H को लेगा, बेंजाइन इंटरमीडिएट कैसे बनेगा? ये पहले माइनस चार्ज आएगा, फिर ये माइनस चार्ज इस तरीके से Na2SO3 बाहर निकल जाएगा, बेंजाइन इंटरमीडिएट बनेगा। स्टेप थर्ड में HOH इसके साथ एडिशन रिएक्शन दे देगा, क्योंकि ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, तो आपके पास फिनॉल बन जाएगा। अंत में
एक मेथड और है, इंडस्ट्रियली जो फिनॉल बनाया जाता है ये क्यूमीन क्रैकिंग के थ्रू बनाया जाता है। जियोलाइट्स को भी कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं इसमें, ठीक है, या एसिड कोई भी हो, हाई टेम्परेचर पे ये क्रैकिंग रिएक्शन होता है। किस तरीके से होता है देखते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। मैकेनिज्म कैसे होता है ये देखते हैं। ये आपका क्यूमीन है। क्यूमीन की रिएक्शन जब आप O2 के साथ कराएंगे तो पेरोक्साइड बनेगा। पेरोक्साइड कैसे बनेगा, हमारे पास ये जो है इंसर्जन मैकेनिज्म होता है, मतलब H निकलेगा, HOH के साथ चला जाएगा और इस तरीके से हमारे पास पेरोक्साइड बन जाएगा। पेरोक्साइड में क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, वो अपने लोन पेयर एसिड को दे देंगे। एसिड यहां पर कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। तो इस तरीके से जो H2 है वो लिविंग ग्रुप बनेगा। इस तरीके से आपका ऐसे मैकेनिज्म को आप बियर बिलिजर टाइप मतलब रीअरेंजमेंट टाइप रिएक्शन कहते हैं। तो हमारे पास कार्बोकेटाइन बनेगा। इस कार्बोकेटाइन में क्या होने वाला है, इस कार्बोकेटाइन में वाटर क्योंकि पहले बन चुका है, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में इस तरीके से हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म जाएगा। फाइनली हमारे पास OH बना। OH बनने के बाद ये ऐसे जाएगा और हमारे पास फिनॉल बन जाएगा। राइट, होप आपको फिनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझ में आ गई होंगी। आगे हम क्या करने वाले हैं, एसिडिक कैरेक्टर फिनॉल का क्यों होता है पहले वो देखेंगे। रिजोनेटिक स्ट्रक्चर फिनॉल्स के कैसे बनाने हैं मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, आप उनको देख लीजिएगा। देन हम क्या करेंगे, इनके रिएक्शंस देखेंगे। रिएक्शंस में भी जो हमारे पास पहले वाली जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सल्फोनेशन है, हेलोजिनेशन है और आपका एल्काइलेशन है। ये रिएक्शन आपका जो मैकेनिज्म है वो आसानी से हम प्रीवियस जो बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख चुके हैं, वहां पर आप उनको फॉलो अप करके कैसे जो इलेक्ट्रोफाइल बनाना है वो सीख लीजिएगा। अदर जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, नेम रिएक्शंस हैं, जैसे हमारे पास रिमर्टिमन है, होबेनोसेक है, गटरमैन रिएक्शन है, लेडरर मैनेज रिएक्शन है। तो इस तरीके से वेरियस जो रिएक्शन मैकेनिज्म है हम कवर करेंगे। जितने भी फिनॉल्स के एडवांस लेवल के फिनॉल का जैसे एल्काइलेशन करते हैं, क्यों करते हैं, इंडीड मैंने जो पीएचडी के दौरान जो हमारे पास पोरस हायरार्किकल ZSM5 बनाया था, तो वहां पर हमने एल्काइलेशन ऑफ फिनॉल किया था। तो वो जो अगर आप पीएचडी कर रहे हैं बच्चे, या जो हमारे पास तैयारी कर रहे हैं इन फ्यूचर में पीएचडी करने की, तो वहां पर भी आप एल्काइलेशन जो रिएक्शन होता है फिनॉल का, उसको आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि फिनॉल्स के जो एल्काइलेटेड प्रोडक्ट हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं अगर आप इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो आप आगे के लेक्चर्स में बने रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।